Evening everyone. Beta welcome to the next session on CUT PG Economics questions. जो भी हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे, all those questions will be based on the topic of new economic policy. NEP 1991 पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं बेटा. Let us try to go ahead and let us try to look at some of these questions. पहला क्वेश्चन देखो बेटा. Globalization as introduced in new economic policy involves. So what is the meaning of globalization in new economic policy? Options देखो बेटा. The first option is isolation of the domestic economy. Isolation of domestic economy means what? आपने domestic economy को एकदम अलग कर दिया, उससे related कुछ किया ही नहीं. Restricting foreign investment. Restricting foreign investment means what beta? That means you are not going ahead and you are not doing any foreign investment. आप foreign investment को रोक रहे हो. You are restricting foreign direct investment. You are restricting FDIs. Integration of the Indian economy with the global economy. माने आप इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हो. यू आर लिंकिंग द इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी और इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी. इंक्रीजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. माने आप टैरिफ्स बढ़ा रहे हो. वाई आर यू इंक्रीजिंग टैरिफ? टैरिफ बढ़ाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल डिक्रीज. ट्रेड कम हो जाएगा. और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड ही कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी मूवमेंट है, जो भी इंटीग्रेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो भी खत्म हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स बेटा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. इंटीग्रेशन of the economy with the rest of the world. Integration of the Indian economy with the global economy, है ना? तो global economy, globalization itself, what does it mean beta? It means that you want to go ahead and you want to do more foreign direct investment. आप foreign से और ज्यादा investment को encourage करना चाहते हो. You want to go ahead and you want to encourage इंटरनेशनल कंपटीशन. आप इंटरनेशनल कंपटीशन को इंकरेज करना चाहते हो. दिस इज व्हाट इट गोज अहेड एंड इट मींस. इज दिस क्लियर? ठीक है बेटा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बेटा. Which crisis led to formulation of new economic policy in 1991? क्या वो रीजन था, किस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू नो द रीजन फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. व्हाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? बेटा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें डेफिसिट चल रहा था. यू वर नॉट एबल टू फंड the imports that India was doing from the rest of the world. जो भी बाहर से गुड्स आ रहे थे उनको खरीदने के लिए इंडिया के पास पैसा ही नहीं था. राइट? सो इट लेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. दूसरा देखो बेटा, फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी बेटा. द फर्स्ट वाज दैट यू हैड डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट. माने आप अपने, देखो व्हाट इज बीओपी डेफिसिट? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, है ना? तो आपके जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, आपके जो एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत कम थे. सो विच मीन्स दैट पीपल, यू आर बाइंग मोर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, व्हेन यू परचेज मोर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन यू विल पे मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. आप डॉलर्स में पैसा देते हो, राइट? एंड व्हेन यू गो अहेड एंड व्हेन यू पे मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर बेटा, तो क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? देन इन दैट सेंस वी आर गोइंग अहेड एंड वी नीड दीज डॉलर्स. हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं ताकि हम बाहर से सामान खरीद पाए. एंड for this we want to use our reserves. दो तरीके हैं डॉलर कमाने के. या तो आप गुड्स को सेल करो. when you will sell goods, when you will go ahead and when you will sell goods, तो क्या होगा? by selling these goods you will be able to go ahead and you will be able to fund the purchase, है ना? एक तरीका तो सिंपल ये है कि आपने कुछ खरीदना है और कुछ बेचना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप फंडिंग कर सकते हो.
माने यू कैन गो अहेड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बेटा देर आर टू वेज टू अर्न डॉलर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, तो आप बोलोगे मैम देर आर टू वेज, या तो आप अपने पास जो पैसा है उससे कार खरीद लो, या फिर मैम आप ऐसा करो कि जॉब करो, कहीं से पैसा कमाओ और उससे कार खरीद लो, दो ही चीजें हो सकती हैं। सेम इज द थिंग हियर। बेटा इफ यू वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम यूएस, तो या तो ये है कि आप यूएस को कुछ बेचो, यू सेल समथिंग, उससे यूएस वाले आपको डॉलर में पे करेंगे और उन डॉलर से आप कुछ आगे जाकर उनसे ही खरीद लो। दैट मीन्स यू आर यूजिंग एक्सपोर्ट्स टू फंड योर इंपोर्ट्स। आपने एक्सपोर्ट्स को यूज किया इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए। यू आर यूजिंग एक्सपोर्ट्स टू फंड योर इंपोर्ट्स, दैट इज मेथड नंबर 1 बेटा। मेथड नंबर 2 कैन बी वेयर यू यूज योर रिजर्व्स, कि भाई हम कुछ सेल तो कर नहीं पाए, वी कुड नॉट सेल एनीथिंग, बट नाउ somehow I want to go ahead and somehow I want to still purchase from the rest of the world. मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कुछ सेल नहीं किया, सो आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव डॉलर्स, बट आई वांट टू परचेज, सो आई नीड दीज डॉलर्स। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्ट यूजिंग माई रिजर्व्स। But if I will start using my reserves, so in the long run, what will happen? All your reserves will go down, decline, right? So basically, your reserves were falling. आपके reserves खत्म होते जा रहे थे. You didn't have reserve to purchase this and fulfill the demand of the people, right? There was balance of payment crisis, and it was a twin deficit. Twin deficit माने उसी टाइम पे फिस्कल डेफिसिट भी चल रहा था, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से बहुत ज्यादा थे। It was a twin deficit. Government had fiscal deficit also, and you had an external deficit also. And that is why you had to bring in the new economic policy reforms. इसीलिए हम NEP reforms लेकर आए। Is this making sense? ठीक है बेटा, look at the next question. Try to do this question. The devaluation of the Indian rupee in 1991 was part of the new economic policy to achieve which of the following goal? तो अब हमने अपनी करेंसी को इन सब के चलते हुए, whatever scenario I have given you in the last question, we had to devalue our currency against the dollar. ठीक है, अब क्वेश्चन है the devaluation was for what reason? क्यों हमें devalue करना पड़ा करेंसी को? The answer is to encourage imports, imports बढ़ाने के लिए, मेक इंडिया एक्सपोर्ट मोर कंपेटिटिव, ताकि एक्सपोर्ट थोड़े सस्ते हो पाए और लोग खरीदें, रिड्यूस डोमेस्टिक सेविंग्स को कम करने के लिए, स्ट्रेंथन द रूपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, या रूपी को और स्ट्रेंथ देने के लिए। बेटा व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स you cannot go ahead and you cannot strengthen the rupee against your foreign currency. ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। अगर हमें कभी भी कोई करेंसी को स्ट्रेंथन करना होता है, स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, देन वी गो अहेड एंड वी एप्रिशिएट दैट करेंसी बेटा, या रीवैल्यूएट दैट करेंसी, नॉट डेप्रिशिएट और डीवैल्यू द करेंसी। We appreciate the currency, we revalue the currency, not depreciate or devalue the currency. ये बात समझ में आई पहली बार? So option number D is incorrect. ठीक है, reduce domestic savings. बेटा how will savings be reduced if you devalue the currency? क्योंकि whenever you devaluate the currency, please try to understand this thing. Let me write it here. बेटा whenever we devalue the currency, तो exports increase, exports become cheap, and imports decrease, they become expensive. Imports महंगे हो जाते हैं, और अगर import महंगे हो गए तो जो आप डिमांड कर रहे हो वो महंगा हो गया, तो you will use more money to buy it. तो savings cannot decrease, savings cannot reduce. Reduce domestic savings, ये वाला point is not linked to this aspect, है ना? अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, there can be another way to understand this thing. किसी भी गवर्नमेंट का एम होता है दैट इट इंक्रीजेस द सेविंग्स इन द इकोनॉमी,
And if it increases the savings in the economy, the investment in the economy will increase. And when this will happen, it will lead to growth in the economy. Right? So basically, try to understand that no country will aim at reducing domestic savings. किसी का भी aim ये नहीं हो सकता कि domestic savings को कम करो. The aim will always be to increase domestic savings. There is another way, बेटा. एक और तरीका हो सकता है इसे समझने का. So try to understand that we have, अगर हम थोड़ा equation देखें, we have c plus I plus g plus x minus m is equal to y. बेटा सपोज आई टेक दिस c हियर, तो मेरे को मिल जाएगा I plus g plus x minus m is equal to y minus c. ठीक है. सपोज आई सब्ट्रैक्ट टैक्स फ्रॉम बोथ साइड, मैं दोनों ही साइड से टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. सो आई गेट I plus g minus t plus x minus m is equal to y minus c minus t. ठीक बेटा, दिस पार्ट इज इनकम माइनस कंजम्पशन, तो ये वाला जो आपका पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है सेविंग्स. ये हो गया सेविंग्स. सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस, माने बजट डेफिसिट, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अब जब हमने करेंसी को डिवैल्यूएट किया, when we devalue the currency, तो बेटा exports will increase, imports will decrease, तो export minus import तो बढ़ जाएगा, तो this will increase. And बेटा when this will increase, तो savings will increase ना, savings तो increase होंगे economy में, it will increase. तो reduce domestic savings can be incorrect, that's not the correct option, right? Encourage imports ना, हमें तो imports कम करने थे, हम already बाहर से बहुत मंगवा रहे थे. We were already taking a lot from outside. We had to make India self-sufficient. And we don't want to keep increasing imports. So वो भी गलत है, that is incorrect. So the correct answer to this question is make Indian exports more competitive. Make Indian exports more competitive. That's the right answer to this question. ठीक है बेटा, come to the next question. What major reform in industrial sector were introduced under the new economic policy? Expansion of the license Raj system ना. License Raj हमने expand नहीं किया था. Our aim was to bring the license Raj down. हमारा एम तो ये था कि किसी तरीके से हम लाइसेंस राज को पूरा खत्म ही कर दें. We want to finish license Raj. जैसे मैंने आपको in the earlier questions also I have explained you that our aim was to increase ease of doing business. We want to do business more easily. We want to encourage people to come in India and do business. तो अगर हमें लोगों को इनकरेज करना है कि आप इंडिया में आके बिजनेस करो, तो इतना सारा ब्राइबरी सिस्टम लाइसेंस राज में वी कैन नॉट एनकरेज पीपल टू एंटर इंडिया, है ना. तो नॉट एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंस राज बेटा, बट टू स्टॉप द लाइसेंस राज. ठीक है. एबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट कंट्रीज, लाइसेंसिंग को खत्म करना, दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन. नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बेटा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज नहीं करना था, रिवर्स वाज ट्रू. We had to reduce the public sector and increase the role of private sector. तो प्राइवेट सेक्टर को क्या हम नेशनलाइज करेंगे, right? So this is something that you have to think. If nationalization means to make them public, तो वो गलत है. We were not converting private to public. We wanted to reduce the public sector, है ना. Restriction on foreign direct investment, क्या हम FDI को रोक रहे थे? Were we stopping FDI? नहीं. We were encouraging foreign direct investment. हम तो कह रहे थे कि आओ आके इंडिया में इन्वेस्ट करो आप. Right? So we were not restricting foreign direct investment. Instead, we were encouraging foreign direct investment. So this also looks like a wrong option. है ना. तो बेटा option number B is correct. Abolishment of industrial licensing for most countries. So new economic policy abolished licensing requirement for many industries except a few. कहीं कहीं पे लाइसेंस की अभी भी जरूरत थी, like defense, hazardous chemical, to encourage the economic growth. ठीक है. ठीक है बेटा, come to the next question.
पहले आंसर sometimes the answer is visible earlier only. ठीक है, करो. Let's do it. Which international organization? I'm scrolling, there is no option that I keep one page at a time. This is a PDF, है ना? तो PDF में क्या होता है, कभी कभी ऐसे खींच रहे होते हैं and then you see the answer also. ठीक है, never mind. Let's explain this answer. Which international institution supported India during 1991 economic crisis, leading to new economic policy? United Nation, World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank. तो बेटा बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जब इंडिया बहुत ज्यादा डेफिसिट में चला गया था, इट डिडंट हैव द डॉलर रिजर्व्स and it had to devalue its currency and it needed lot of loan, it needed money to survive. तो उस टाइम पे इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया इंडिया ने, right? And during that the international monetary fund, it provided something which is called as the bailout package. क्या दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने? It provided something which is called as a bailout package. इसी bailout package में उसने ये सारी चीजें सजेस्ट की कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, आपको इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करना होगा, आपको करेंसी को डिवैल्यूएट करना होगा. मतलब इट गेव अ लॉट ऑफ थिंग्स, right? And if you implement all those things, only then it said, I will go ahead and I will provide you loan and I will help you survive this situation. सिर्फ उस केस में मैं आपको help out कर सकता हूँ, right? So it was the International Monetary Fund which provided a bailout package to India during 1991 so that India could survive that crisis जो उस टाइम पे इंडिया में था, right? So the correct answer to this question is IMF. ठीक है बेटा, thank you. But we are doing this session daily. I hope that you are doing these questions. I hope you are doing these questions along with me. These questions are very useful for CUT exam. So don't skip these questions. Okay, beta. Thank you.